नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि अब हाल ही में कुछ दिनों बाद आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो आप बढ़िया से इस क्लास के अंत तक बने रहें और कॉपी पेन से इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते चलें और उनका रिवीजन भी करते चलें। तो दोस्तों, हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी बात, और आज भी लेकर आए हैं। और वह अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। यानी कोई खुद पर रखा गया विश्वास ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप जो लक्ष्य सोच रहे हैं उस पर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, और जब अच्छा कार्य नहीं होगा तो सफलता तक पहुंचने की जो उम्मीद है वह कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें। इसी बात के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास पर, और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस जो है वह हर वर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो इस वर्ष भी 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस, और ये था 26वां कारगिल विजय दिवस। बात करें खबर की, तो कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1999 में ऑपरेशन विजय की सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई है। तो हमारे भारत के जो वीर जवान थे उन्होंने इस पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था वर्ष 1999 में, और इसे कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाने की शुरुआत इसीलिए हुई थी क्योंकि 26 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को खूब दौड़ा कर पीटा था और भारत की सरहदों से दूर भगा दिया था। तो भारत का ये जो कारगिल विजय दिवस था यह वर्ष 1999 में 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भारत की ओर से जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय नाम था। और पाकिस्तान की ओर से जो ऑपरेशन चला था, पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र। ऑपरेशन बद्र नाम था पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन बद्र। और इसी ऑपरेशन बद्र को हमारे भारत के जाबाज सैनिकों ने विजय ऑपरेशन से बहुत ही बुरी तरह कुचला था और इन्हें वापस भगा दिया था। और इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 जो जाबाज सैनिक थे उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। 527 सैनिक, और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और साथ ही साथ 1400 हमारे जाबाज सैनिक जो थे वो घायल हुए थे। लेकिन पाकिस्तान को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो उसके हजारों हजार सैनिक मारे गए, उनके जो सैनिक थे वे भगोड़े निकले, वे अपने असला बारूदों को छोड़कर भाग निकले और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पूरे विश्व भर में बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और भारत के 527 ऐसे सैनिक हैं जिनका नाम जो है कारगिल वार मेमोरियल पर लिखा हुआ है। कारगिल वार मेमोरियल पर लिखा हुआ है। और ये कारगिल वार मेमोरियल जो है यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है द्रास में। द्रास एक जगह है, श्रीनगर और लेह में 1D जो राजमार्ग है उसके बीच में एक जगह है द्रास, और इसी द्रास पर स्थित है कारगिल वार मेमोरियल, जहां पर शहीद हुए सैनिकों के नाम पत्थरों पर लिखे गए हैं। और ये कारगिल वार मेमोरियल बना है 2014 में, जिसे भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव इट्स टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 20% इथेनॉल इन पेट्रोल? तो ये जो देश है यह हमारा प्यारा देश भारत है। भारत ने अब इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का जो प्रतिशत है वह बढ़ाकर 20% का लक्ष्य जो था वह हासिल कर लिया है। और ये जो लक्ष्य है ये भारत को हासिल करना था 2030 में, लेकिन भारत ने 5 वर्ष पहले ही अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब ये क्या है, क्या इथेनॉल? तो भारत सरकार ने
वर्ष 2001 में बहुत सारी पायलट परियोजनाएं चलाई थी और उस पायलट परियोजनाओं में एक कार्यक्रम चलाया था जिसे इन्होंने नाम दिया था EBP, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। और ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है क्या? तो पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जाता है जिससे वो ईंधन की तरह काम करता है, जिससे कि पेट्रोल की जो आपूर्ति है वह पूरी करी जा सके और आयात जो है पेट्रोल का वह कम किया जा सके। ठीक है, उसी के क्रम में ये EBP था। तो पहले जो था, जब यह लॉन्च हुई थी, यह कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, तब पेट्रोल में मात्र 5% इथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद ये प्रतिशत बढ़ाकर भारत सरकार के द्वारा 10% कर दिया गया, है ना। और 2024 की बात की जाए तो 2024 तक ये जो प्रतिशत था यह था 15%, यानी 2024 तक 15% क्या मिलाया जाता था? इथेनॉल मिलाया जाता था पेट्रोल में। और अब वर्ष 2025 में भारत ने 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब ये मिलाया इसलिए जाता है ताकि जो पेट्रोल का आयात है वह कम किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इथेनॉल की। ये इथेनॉल है क्या? तो ये इथेनॉल एक तरह का जैव ईंधन है। क्या है? जैव ईंधन है, एक कार्बनिक पदार्थ है, जैव ईंधन। और ये जैव ईंधन प्राप्त किससे होता है? जैव ईंधन प्राप्त होता है गन्ना से। गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल इत्यादि के जो अपशिष्ट होते हैं, यानी कि भूसा होते हैं, पराली होती है, उससे ये इथेनॉल किण्वन की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसी का उपयोग होता है पेट्रोल में मिलाने के लिए, ताकि पेट्रोल का आयात कम हो सके और प्रदूषण का जो स्तर है वह भी कम किया जा सके। तो अब जो है भारत 20% इथेनॉल मिलाता है अपने पेट्रोल में और ये लक्ष्य 2030 में प्राप्त करना था, लेकिन भारत में 2025 में ही अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में DRDO ने UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? Where has DRDO recently successfully tested UAV launch precision guided missile ULPGM-V3? तो इसको जो भारतीय जो रक्षा अनुसंधान संस्थान है उसने आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया है। बात करें खबर की, तो भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करते हुए DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाली UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया है। आंध्र प्रदेश में हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने नकली टैंक को सटीकता से नष्ट कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO को बधाई दी है। तो भारत का जो रक्षा अनुसंधान संस्थान है वो उसने यह हासिल की है DRDO ने। और अगर DRDO की आप बात करेंगे तो DRDO की स्थापना हुई थी, स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। और इसके अब मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके प्रमुख की अगर बात करेंगे, इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है भारत का रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री इसके प्रमुख हैं और रक्षा मंत्री इस समय कौन है? राजनाथ सिंह हैं। बात करें थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी की आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ के राज्यपाल की आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वे हैं सैयद अब्दुल नजीर। तो सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के CM की बात आप करेंगे तो यहाँ के CM हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के CM है, ये आपको याद रखना है। तो DRDO ने एक जो मिसाइल है प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल उसका सफल परीक्षण कर लिया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन शुरू किया है? रिसेंटली
recently who has launched ट्रेसर्स मिसाइल टू स्टडी द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने किया है यह परीक्षण। बात करें खबर की तो नासा ने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा सूर्य, तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करता है इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्रेसर्स मिशन टेंडम रिकॉग्निशन एंड कम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्निशंस सैटेलाइट्स का लॉन्च कर दिया है। और ये सैटेलाइट क्या करेगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ध्रुवों से ऐसे चुंबकीय जो तरंगे हैं वह निकलती हैं, और ये चुंबकीय तरंगे क्या करती हैं, ये चुंबकीय तरंगे पृथ्वी में एक शील्ड का काम करती हैं। ठीक है, एक तरह की शील्ड का काम करती हैं। यह शील्ड क्या करता है, जो सूर्य है और उससे निकलने वाले तूफान हैं उनका रास्ता मोड़ देता है। वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करते बल्कि साइड से निकल जाते हैं इन्हीं चुंबकीय तरंगों के कारण। तो ये वास्तव में इसके पीछे के कारण और इसके जो इसमें क्या क्या चीजें हैं इसका अध्ययन करने के लिए नासा ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है यह मिशन, जिसे इसने नाम दिया है ट्रेसर्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर नासा की, तो नासा जो है अमेरिका की एक स्पेस जो रिसर्च कंपनी है, और इसकी स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। और इसका अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जिसे अमित शाह ने लॉन्च किया वह किस नीति का स्थान लेगी? द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 लॉन्च्ड बाय अमित शाह विल रिप्लेस विच पॉलिसी? तो जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति है वह बनी थी 2002 में, तो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2002 वाली जो पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करेगी 2025 वाली। तो जो 2000 वर्ष में जो पॉलिसी बनी थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी उन्होंने इस वाजपेयी की जो सरकार थी उन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया था, जिसमें सहकारिता से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। और इसी नीति को अपडेट करके अब जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं, इन्होंने जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है उसको अपग्रेड करके उसको 2025 वाली पॉलिसी से बदल दिया है। और इसमें बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं। उन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था होनी चाहिए। एक सहकारी संस्था होनी चाहिए, यह इसका लक्ष्य है। ठीक है, और इसी जो नीति के कारण, इसी नीति के प्रभाव में आने के कारण अब जो है प्रत्येक गांव में एक सहकारी संस्था होगी ही होगी। और इसका जो एक और लक्ष्य है वह यह है कि सहकारिता के क्षेत्र का जीडीपी में, याद रखेंगे जीडीपी में कम से कम 3 गुना इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यह भी लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की कौन से क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, इंडिया विल बिकम विच रैंक्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2028। तो भारत को यह जो लक्ष्य रखा है या ये जो आकलन जो है दर्शाया है, तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत बनेगा, ऐसा आकलन इसके द्वारा किया गया है। बात करें खबर की, तो मॉर्गन स्टैनली की भारत का राज्य संचालित आर्थिक परिवर्तन शीर्षक वाली रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2035 तक भारतीय सकल घरेलू उत्पाद दुगना होकर 10.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी कुछ दिन पहले ही भारत जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है ना।
और अब जो है भारत के लिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में उसे कब तक का समय लगेगा? 2028 तक का समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी की लेखिका या लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी? तो इसके जो लेखक हैं वे हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और इन्होंने यह बुक लिखी है नीम के बारे में। बात करें खबर की तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का विमोचन भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में किया है। यह पुस्तक नीम के औषधीय गुणों और समग्र स्वास्थ्य में इसके अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालती है तथा पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में इसके महत्व को रेखांकित करती है। यानी कि जो नीम का पौधा है, नीम से जिस तरह की अपन दवा बना सकते हैं या नीम जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य में लाभकारी हो सकता है, उसको लेकर सारी बातें इस पुस्तक में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने कही हैं। और ये जो पुस्तक है अभी हाल ही में विमोचित की गई है, और विमोचित की गई है भागीरथ चौधरी के द्वारा, जो कि कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। इन्होंने इसका अनावरण किया है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य में जोग्राफेटस मेथेवी नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज नेम जोग्राफेटस मेथेवी हैज बीन डिस्कवर्ड? तो ये जो है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट यानी कि केरल में इसकी खोज की गई है। बात करें खबर की तो जोग्राफेटस मैथ्यू नाम की तितली जो है उसकी नई प्रजाति की खोज केरल राज्य में की गई है। यह तितली निचली ऊंचाई वाले वनों में पाई गई है और केवल इस क्षेत्र में ही पाई जाती है, जो भारत की समृद्ध वन्यजीव विविधता में एक और दुर्लभ योगदान है। तो वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और इसे एक सामान्य तितली समझा, लेकिन और अधिक इसका अध्ययन करने के पश्चात वैज्ञानिकों को लगा कि यह तितली की नई प्रजाति है और इसका नाम रख दिया गया जोग्राफेटस मैथेवी, और ये पाई गई है केरल में। तो केरल की बात की जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। याद रखेंगे केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो केरल राज्य के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार दिया गया है? विच इंडियन बैंक हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक, इसे यह अवार्ड दिया गया। बात करें खबर की तो जुलाई 2025 में भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी प्रदर्शन क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और नवाचार के आधार पर दिया जाता है। और इसी आधार पर जो एसबीआई है, हमारा एसबीआई भारत का, उसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 27 जनवरी, याद रखेंगे 27 जनवरी वर्ष 1921 को की गई थी। और तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था इंपीरियल बैंक। याद रखेंगे तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक नाम था। लेकिन वर्ष 1956 में इसका नाम बदल कर दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? एसबीआई। 1955-56 में इसका नाम बदल कर दिया गया एसबीआई। ये आपको याद रखना। एसबीआई के अगर मुख्यालय की आप बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है
मुंबई में। याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है? तो फिर से यह अपना देश कौन सा है, भारत ही है जिसने इस योजना को शुरू किया है। बात करें खबर की तो भारत ने ग्रामीण कृषि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की है, जिसने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना ग्रेन स्टोरेज प्लान की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत सरकार का उद्देश्य प्राथमिक कृषि साख समितियों PACS के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाना है, जिससे अनाज की बर्बादी, कटाई के बाद नुकसान और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसेज हैं जो कि इस योजना के तहत भारत सरकार बनाएगी, जिसमें कि भारत का जो अनाज का भंडारण है वह हो सकेगा और ये विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भी होगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वे सभी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को बहुत से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।